गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनुज कुमार शर्मा, एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार। कल हमने सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 2 में सब क्लॉज 5 के अंतर्गत विदेशी न्यायालय, सब क्लॉज 6 के अंतर्गत विदेशी निर्णय पढ़े। आज हम 2(7) के अंतर्गत सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 सरकारी प्लीडर। सरकारी प्लीडर कौन है? सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई भी अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, और ऐसा कोई भी प्लीडर आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। तो धारा 2(7) में सरकारी प्लीडर, धारा 2(8) में न्यायाधीश की परिभाषा है। न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है, यानी कि जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। धारा 2(9) में निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है, यानी जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिग्री और ऑर्डर। ये निर्णय धारा 2(9) में। निर्णित ऋणी, जैसा कि धारा 2(3) में डिग्रीदार के बारे में बताया था, ऐसी निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है। जहां पर धारा 2(3) में मैंने डिग्रीदार बताया था कि डिग्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है। यहाँ पर निर्णित ऋणी धारा 2(10) में है, और निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है, यानी कि जजमेंट डेप्टर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a degree has been passed or an order capable of execution has been made। धारा 2(10) में। धारा 2(11) में विधिक प्रतिनिधि, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, या जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है, या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप से वाद लाया गया है, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के करने पर न्यायगत होती है, और इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है। यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ represents the estate of a deceased person and includes any person who intermediates with the estate, the deceased, and where a party sues or is used in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। आता धारा 2(12) में मिसनी प्रॉफिट, यानी कि अंतकालीन लाभ। संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित बेलाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी कि मिसनी प्रॉफिट्स of a property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received, therefore together with the interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession। अब धारा 2(13) में जंगम संपत्ति के बारे में
जंगम संपत्ति के अंतर्गत उक्ति फसलें आती हैं, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती हुई फसलें। अब आता धारा 214 में आदेश, यानी कि ऑर्डर। 214 में आदेश से सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिग्री नहीं है, यानी कि 214 में ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। तो 214 में जो है वो आदेश है। अब आता है 215 में प्लीडर। प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी आता है, यानी कि 215 में प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर द अनदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, ए वकील एंड एन अटर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट। देखिएगा, एडवोकेट्स, वकील। 1961 से पहले वकील बोला जाता था। 1961 में एडवोकेट एक्ट बना, उसके बाद एडवोकेट्स निजान लगा, अटर्नी हाई कोर्ट में होते हैं। अब 216 आता है विहित। विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, यानी प्रेस्क्राइब्ड मीन्स एनी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। धारा 217 में पब्लिक ऑफिसर। लोक अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी वर्णन के अधीन आता है, अर्थात हर न्यायाधीश एक लोक अधिकारी है, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य भी एक जो है लोक अधिकारी है, संघ की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर या राजपत्रित ऑफिसर, जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता रहे, न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य के विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वहन करे या न्यायालय की व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया है। ये सब क्या है? लोक अधिकारी हैं। 2 में हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। धारा 2 में सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इतला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की रक्षा करे। धारा 2 में हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की रक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, अथवा हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है, 2 में जो 217 में हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या उसमें वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। ये सब क्या है? लोक अधिकारी है। यानी कि लोक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर मीन्स ए पर्सन falling under any of the following description, namely every judge, A में, B every member of an all India services, C में यानी कि every commissioned or gazetted officer in the military, naval or air force of the union while surviving under the government, and every officer of a court of justice and whose duty it is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take the charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interrupt or to preserve order in the court, and every person is specially authorized by a court of justice to perform any of such duties. 2E में 217E में every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, and
17F में every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give the information of offences and to bring offences to justice, or to protect the public health, safety or convenience. And every officer whose duty it is as officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter and affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or to keep any document relating to pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. And to 17H में every officer in the service or pay of the government, or to remunerated by fees or commission for the performance of any public duty. अब 218 में रूल्स से ताल्लुक है. रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125, यानी नियम से प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिप्रेत है. निगम अंश 219 में है. निगम अंश के बारे में समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत स्टॉक, डिवेंचर या वन पत्र आते हैं. 220 में निर्णय या डिग्री की दशा के सिवाय हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित आता है, यानी कि रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और 125. एंड शेयर इन ए कॉर्पोरेशन सेल 219 में शेयर इन ए कॉर्पोरेशन सेल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डिवेंचर और बॉन्ड्स. एंड साइंड 220 में साइंड save in the case of a judgment of or degree includes stamped. ये सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का है वो आज कंप्लीट हो गया. अब सेक्शन 3 आता है. सेक्शन 3 भी मैं सेक्शन 3 को भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सीपीसी के सभी सेक्शन मैं सोच रहा हूँ कोरोना काल में खत्म कर दूँ, कोई नहीं. तो सेक्शन 3 न्यायालयों की अधीनस्था यानी सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट्स. इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है. यानी सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट्स. फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ ए ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट. तो धारा 3 में सबऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्ट. धारा 4 और हम ले रहे हैं थोड़ा, ताकि टाइम से हमारा ये हो जाए सीपीसी का सिलेबस. धारा 4 में सेविंग्स आती है, व्यावृत्ति जिसको हिंदी में कहते हैं. इसके 4(1) में इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि को जो अब प्रवर्त है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप से परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है. धारा 4(2) में विशिष्टता और उपधारा 1 में अंतर्विष्ट प्रतिपादना की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है जिसे भूधारक या भूस्वामी किसी कृषि भूमि के भाटक की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखता है. सेविंग्स 4(1) In the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any order other law for the time being in force. 4(2) में in particular and without prejudice to the generally of the proposition contained in subsection 1, and nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which is landholder or landlord may have under any law
for the time being in force for the recovery of the rent of agricultural land from the procedure of such land. तो धारा 4 में ये है। धारा 5 जो है वो संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, इस संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमित मौन है, इस संहिता के उपबंधों द्वारा शामिल है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों के कोई भी प्रभाग जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपांतरों के साथ लागू होंगे जैसे राज्य सरकार विहित करे। उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने को अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किंतु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता। तो धारा 5 में एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड, where any revenue codes are governed by the provision of this code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the state government may be notification in the official gazette and declare that any portion of those provisions and which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them, and which such modification at the state government may prescribe. 5.2 में revenue codes in subsection 1 means a code having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings and relating to the rent and revenue or profits of land used for agriculture purposes, but does not include a civil court having original jurisdiction under this code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature. तो किंतु ऐसे वादों या कार्यवाहियों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता। तो धारा 5 में ये हो गया। अब धारा 6 एक छोटी सी धारा और है, उसको मैं आज सबमिट कर देता हूँ। धन संबंधी अधिकारिता, यानी कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, इसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिसकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक है। यानी कि पिक्यूनरी जुरिडिक्शन सेक्शन 6 सीपीसी का है, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन का पूछा जाता है कि भाई धन संबंधी, तो सेव इन सो फार एज otherwise expressly provided nothing herein contained in shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limit, if any, of its original ordinary jurisdiction. यानी कि pecuniary jurisdiction कहते हैं धन संबंधी कोई विवाद है तो जिस न्यायालय को जितनी पावर्स दे रखी है वो उतनी ही पावर्स का जो है बात सुन सकता है, उससे अधिक का नहीं। तो ये जो है धारा 6 जो है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन की समाप्त होगी। अब इसी क्रम में हम कल आगे बढ़ेंगे और सीपीसी को और आगे इंटरेस्टिंग रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।